नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ड्रैगन के उड़ेंगे होश, ताइवान जापान मिलकर निपटेंगे चीन से, ले लिया ये बड़ा फैसला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि इमरान खान को सताया देश के डिफॉल्ट होने का डर, पीएम शहबाज सरकार पर लगाए ताबड़तोड़ आरोप, मीडिया पर भी बरसे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन के अधिकारों पर लगाया बैन तो यूएस पर बिफरा ड्रैगन, बताया आंतरिक मामलों में दखल। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत को फिर मिला रूस का साथ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि न भूतो न भविष्यति, पूरी दुनिया देखेगी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव और होगा भव्य और अद्भुत आयोजन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर और नेतृत्व पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ में कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ड्रैगन के उड़ेंगे होश, ताइवान जापान मिलकर निपटेंगे चीन से, ले लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, ताइवान और जापान ने चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन और जापान सरकार के एक प्रतिनिधि के बीच एक बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि चीन को रोकने के लिए दोनों देश अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष हगिउरा कोइची ताइवान जापान संबंधों पर बातचीत करने के लिए रविवार 10 दिसंबर को ताइपे में थे और दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय पर बातचीत हुई। तो दोस्तों, ताइवान और जापान साथ मिलकर चीन से निपटने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान को सताया देश के डिफॉल्ट होने का डर, पीएम शहबाज सरकार पर लगाए ताबड़तोड़ आरोप, मीडिया पर भी जम के बरसे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार पर आरोप लगाया कि देश के डिफॉल्ट होने का खतरा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मीडिया पाकिस्तान के आर्थिक हालात की जानकारी नहीं दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ प्रमुख इमरान खान ने मीडिया पर आरोप लगाया कि उसका ध्यान तोशाखाना की हाथ की घड़ी पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये उनका अधिकार है, वो उसे बेचें या जो चाहें उसका वो करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की अधिकारियों पर लगाया बैन तो यूएस पर बिफरा ड्रैगन, बताया आंतरिक मामलों में दखल। जी हां दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर ठंती नजर आ रही है। इस बार मामला है दोनों चीनी अधिकारियों के ऊपर अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने ये प्रतिबंध चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लगाया है। चीन ने इस प्रतिबंध को सिनो यूएस समझौते का उल्लंघन भी बताया। चीन ने इस आरोप को भी नकार दिया है कि तिब्बत में धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करता है। वहीं चीन की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के बयान के बाद आई है। इस बयान के मुताबिक अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यू विजिंग और तिब्बत में सीनियर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर झांग होंगोबो पर प्रतिबंध लगा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया एट यूएनएससी, भारत को फिर मिला रूस का साथ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। लाव्रोव ने 7 दिसंबर को मॉस्को में प्रीमाकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देश में से एक है और इसकी आबादी जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में बड़ी होगी और इसी के साथ भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव है। तो दोस्तों, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने भारत, इसके लिए अब रूस ने भी वकालत कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न भूतो न भविष्यति, पूरी दुनिया देखेगी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव और होगा भव्य और अद्भुत आयोजन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव सिर्फ काशी ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। लोकार्पण उत्सव पर त्रैलोक्य के स्वामी भगवान शंकर की भव्य और अद्भुत बारात निकलेगी और मैदागिनी से लेकर गंगा घाट तक
तक 13 दिसंबर को होने वाले उत्सव देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मिनी भारत कहलाने वाली काशी में राजराजेश्वर के धाम के लोकार्पण उत्सव पर होने वाले आयोजनों में सर्व समाज की भागीदारी होगी। न भूतो न भविष्यति की तर्ज पर लोकार्पण उत्सव को भव्य बनाने की तैयारी है। विभिन्न आयोजनों में सर्व समाज की भागीदारी होगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर मंदिर प्रशासन की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। बाबा विश्वनाथ का धाम वेद मंत्रों से गूंजेगा। कई संत महात्मा और धर्माचार्य भी इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात सीमा में घुसे 3 पाकिस्तानी मछुआरे, बीएसएफ के शिकंजे में, नौका जब्त और कड़ी पूछताछ शुरू। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात में कच्छ जिले के तट पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास क्रीक क्षेत्र से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को सोमवार को पकड़ा है। इस दौरान उनकी नाव जब्त कर ली गई है और बीएसएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि रात भर एक विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और हरामी नाला क्रीक क्षेत्र से सोमवार तड़के 3 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया है। वहीं दोस्तों, बीएसएफ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्षेत्र में मछली पकड़ने की पाकिस्तानी नौका और मछुआरों की गतिविधियों का पता चला था। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो फौरन बीएसएफ के अधिकारियों ने इस पर टीम को सक्रिय कर दिया। गश्ती दल तुरंत मौके पर पहुंचा और नौका को अपने कब्जे में ले लिया। बीएसएफ कर्मियों को आता देख मछुआरों ने पाकिस्तान की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। विज्ञप्ति के अनुसार ये लोग पाकिस्तान के 0 पॉइंट के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मछुआरों में से एक को बीएसएफ ने 2017 में भी पकड़ा था। 1 साल तक वो भुज जेल में बंद था, जिसके बाद उसे अटारी वाघा सीमा से पाकिस्तान भेज दिया गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के लिए अब मिशन कर्नाटक, पीएम मोदी के अधिक दौरे की योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के बाद अब कर्नाटक में जी जान से उतरने जा रही है भाजपा और पूरी जान फूंकने के लिए तैयार है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित और साथ ही हिमाचल प्रदेश के नतीजों से सतर्कता के संदेश के साथ भाजपा अब कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कर्नाटक में अपनी उपलब्धि को दोहराने के लिए भगवा पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनवरी और फरवरी में 3 से 4 बार राज्यों में लाने की योजना बना रही है। केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि पीएम मोदी जनवरी के पहले सप्ताह में आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन करेंगे और इसे उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। उत्तर और कल्याण कर्नाटक क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील करने के लिए बेलागावी में आयोजित होने वाले एक बड़े किसान सम्मेलन के लिए भाजपा नेता पीएम मोदी को आमंत्रित करने के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री फरवरी में बेंगलुरु में होने वाले एयर शो का भी उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 राज्यों में चुनाव के बाद केंद्र में फेरबदल की अटकलें तेज, संगठन में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कुछ संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं और इस बीच दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावों के आकलन के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा फेरबदल की पहली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। और बताते चले कि अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार में साल 2021 में कैबिनेट विस्तार के बाद कोई फेरबदल नहीं हुआ है और इस साल के मध्य में कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन चुनावों को देखते हुए कैबिनेट फेरबदल को टाल दिया गया था। सूत्रों ने कहा है कि अगले कुछ महीनों के भीतर अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही चला तो जल्द मोदी कैबिनेट में कुछ फेरबदल होंगे। अगले साल 9 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए फेरबदल किया जा सकता है। 2021 जुलाई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है उनको या तो मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है या उनके मंत्रालयों में फेरबदल किया जा सकता है। करीब 5 महीने पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की जब चर्चा हुई थी तो तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव की बात सामने आई थी। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। फेरबदल और जिम्मेदारियों में बदलाव इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किए जा सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अफगानिस्तान सीमा पर गरजी तोपें, पाक इलाके में तालिबान ने बहाई खून की नदियां। क्यों हुई ये झड़प आपको बता दें दोस्तों।
की ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर रविवार रात को जोरदार गोलीबारी हुई। दोनों ओर से दागे गए गोलों में 6 पाकिस्तानी नागरिक और 1 अफगान सैनिक मारा गया। वहीं पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अफगान सीमा बलों ने चमन सीमा पर मोर्टार सहित भारी हथियारों से नागरिक आबादी पर बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी की और ये बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत से जोड़ती है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान की ओर से गोलीबारी में 6 नागरिक मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर जबरदस्त यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की हर चाल होगी बेनकाब। LAC पर भारत तैनात कर रहा है एडवांस ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच में रिश्ते तनाव भरे रहते हैं। गलवान घटना के बाद से कई मौकों पर बातचीत का दौर शुरू हुआ है। दावे भी हुए हैं कि स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन सीमा पर चीन द्वारा लगाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग ही कहानी बयां करते हैं। इसी वजह से भारत चीन और उसकी नीयत पर भरोसा नहीं कर सकता है। ऐसे में उसकी हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखने के लिए LAC पर एडवांस ड्रोन तैनात करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में ये नए ड्रोन तैनात किए जाएंगे और इनकी खासियत ये रहती है कि 2 दिन तक लगातार गतिविधियों पर निगरानी रख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इन ड्रोन से सिर्फ सीमित इलाकों को कवर नहीं किया जाता, बल्कि एक अकेला ड्रोन ही बड़े हिस्से को अपनी निगरानी में लाने का काम करता है। ऐसे में चीन की गतिविधियों पर आसानी से पैनी नज़र रखी जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार इन ड्रोन्स को सिर्फ लद्दाख एरिया में नहीं तैनात किया जा रहा, बल्कि ड्रोन के एक स्क्वाड्रन को सिक्किम में भी तैनात किया जाएगा और चीन इस पूरे इलाके में ही साजिश के तहत कुछ न कुछ गतिविधि करता रहता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की दादागिरी पर भारत कनाडा मिलकर करेंगे चोट, बना दिया ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, चीन अक्सर हिंद महासागर में दादागिरी दिखाता रहता है और इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मालिनी जॉली से फोन पर चर्चा की है। दोनों ने चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत के मद्देनजर हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत कनाडा के बीच कॉपरेशन के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। बता दें कि कनाडा ने 2 हफ्ते पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसका उद्देश्य इलाके में चीन के आक्रामक रवैये से उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना है। और इसी के बाद एस जयशंकर और मालिनी जॉली के बीच फोन पर बातचीत हुई है। कनाडा के विदेश मंत्री से बातचीत के बाद एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली से बात करना अच्छा अनुभव था। हमारे द्विपक्षीय कोऑपरेशन को बढ़ाने और नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हमने की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया के 50 देशों के सामने बजा भारत का डंका, PM मोदी ने ऐसा क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा में संपन्न हुए 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन में दुनिया के 50 देशों के सामने भारत ने अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का लोहा मनवाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था का गोवा से डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने विभिन्न उपचार शैलियों को आजमाया है और वो आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति की ओर लौट रही है। प्रधानमंत्री का ये संदेश इस ओर संकेत कर रहा था कि आज दुनिया को भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर भरोसा हो रहा है और इस पर लौटने ही एकमात्र विकल्प है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूरी दुनिया को ये भी एहसास करा दिया कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति ही दुनिया का भविष्य है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे और इसी के दौरान उन्होंने ये बात कही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के बाद रूस ने भी माना भारत को सुपर पावर, बोला दुनिया में एक अहम ध्रुव है भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने बीते दिनों भारत को अपना अहम सहयोगी बताने की बजाय उसे दुनिया में उभरता सुपर पावर बताया और अब रूस ने भी ऐसी ही टिप्पणी करते हुए भारत की तारीफ की है। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव ने कहा कि दुनिया अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, इसमें भारत भी एक अहम ध्रुव है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काउंटर टेररिज्म पर 14 और 15 दिसंबर को होने वाली समिट से पहले लाव्रोव ने ये टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्थिक ग्रोथ के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ता देश है और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के मामले में वो लीडर है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन सरकार के मंत्री ने कहा कि भारत के पास तमाम कूटनीतिक समस्याओं के समाधान का एक लंबा अनुभव है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत SCO में भारत अहम रोल अदा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिरोजपुर में 2 AK-47, 2 पिस्टल और 4 मैगजीन बरामद। BSF ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में बॉर्डर पर फिर से
हथियार मिले हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों की एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नाकामयाब कर दिया है। तरन तारण में हुई घटना के एक दिन बाद ही बीएसएफ ने फिरोजपुर सेक्टर से हथियारों की खेप को बरामद करने में सफलता हासिल की है। ये खेप सुरक्षा के लिए लगी फेंस के आगे छिपाई गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार जवान फिरोजपुर सेक्टर के अंतर्गत आते गांव चंडीवाला में गश्त पर थे और फेंसिंग के पार भारतीय सीमा में सर्च अभियान चलाया गया था और इसी दौरान इन्हें एक कपड़े में लिपटा पैकेट मिला। जैसे ही उसे खोला उसमें हथियारों की खेप को छिपा कर भेजा गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की सेना को मिलेगी भारतीय पहचान, बंद होगी अंग्रेजी परंपराएं, प्रतीक चिन्ह भी हटेंगे। जी दोस्तों, पराधीनता के प्रतीकों, परंपराओं और प्रक्रियाओं को तीनों सेनाओं से हटाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये पहल की जा रही है। इनकी पहचान की कवायद सेना ने शुरू कर दी है, जो अंग्रेजी सेना से विरासत के तौर पर चली आ रही है। इन्हें या तो खत्म कर दिया जाएगा या भारतीय स्वरूप में बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लाल किले की प्राचीर से 5 प्रणों का उल्लेख किया था, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी शामिल है। इसी कड़ी में पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को लॉन्च किया तो सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी का प्रतीक लगाया और इसके बाद सेना में ऐसे प्रतीकों की पहचान शुरू की गई। थलवायु और नौसेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तीनों सेनाओं में जारी कुछ प्रक्रियाओं और परंपराएं अंग्रेजी सेना के समय से चली आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने की तैयारी, टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए करने का हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर को बड़ी सौगात दे सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट में इसके प्रावधानों में बड़ा बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा भारत, जयशंकर ने चीन में मंदिरों का भी किया जिक्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कंबोडिया में स्थित दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कर रहा है, क्योंकि हमारी सभ्यता भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व तक फैली हुई है। हमारा प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी पुरानी विरासतों को आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर रखना चाहते हैं। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने यह बात कही और उन्होंने चीन में हिंदू मंदिरों के अवशेष, अमेरिका में हजारों मंदिरों और नेपाल में रामायण सर्किट के लिए 200 करोड़ वाले पीएम मोदी के वादे का भी जिक्र किया। एस जयशंकर ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति के साथ दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट मंदिर परिसर को देखने गया था। आज हम अंकोर वाट में मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आ रही बर्फीली हवाएं, तेजी से गिरेगा तापमान, दिल्ली में मौसम के यू टर्न के लिए हो जाएं तैयार। जी हाँ दोस्तों, अमूमन कपकपी छुड़ाने वाला दिसंबर का महीना अभी तक उतना सर्द नहीं रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड अब दूर नहीं। वहीं IMD की भविष्यवाणी बताती है कि जल्द ही मौसम में यू टर्न देखने को मिलेगा। मंगलवार से तेज रफ्तार वाली बर्फीली हवाएं बहने लगेंगी और तापमान तेजी से गिरेगा। फिलहाल सुबह शाम चल रही सर्दी 2-3 दिन में अपने तेवर बदल देगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं तेज होंगी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भरी 2024 के लिए हुंकार, अब इन 9 राज्यों के चुनाव का है इंतजार। जी दोस्तों, गुजरात में जोरदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। हालांकि उसके इस सफर में अभी कई छोटे बड़े पड़ाव आने वाले हैं और अब से लेकर अगले लोकसभा चुनाव के बीच कुल 9 राज्यों में चुनाव होने वाला है। जाहिर सी बात है, भाजपा की नज़र इन चुनावों पर होगी और इन चुनावों में जीत हासिल करके वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी और पुख्ता करना चाहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 राज्य जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, उन सभी में बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और यही खासियत है भाजपा की। खुद प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत करते हैं कि ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिल जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो जीत भाजपा को एक के बाद एक राज्य दर राज्य मिल रही है वो प्रधानमंत्री मोदी के खुद की मेहनत का नतीजा है? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए हर रोज की खबरों के लिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने सेना के लिए तोपों की खरीद में किया घोटाला, बीजेपी ने एक बार फिर उठाया बोफोर्स घोटाले का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने
कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने सेना के लिए तोपों की खरीद में भी घोटाला किया था। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1986 में बोफोर्स घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1986 में भारत ने 400 हवित्जर तोपों की खरीद के लिए 1437 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 1987 में इस सौदे को लेकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पर रेल मंत्री की घोषणा से खुश हो जाएंगे आप। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, अगर आप भी आमतौर पर ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ये घोषणा आपको खुश कर देगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक और नई ट्रेन का संचालन जल्द किए जाने का ऐलान किया गया। काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नाम से नई ट्रेन को काशी और तमिलनाडु के बीच चलाया जाएगा और उन्होंने ये घोषणा तमिलनाडु से आए डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए कर दी। माना जा रहा है कि नई ट्रेन की घोषणा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है।